जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक प्रताप सिंह और मैं मेजर कल्ची क्लासेस की तरफ से एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ एक बेहद ही खास शख्स हमारे बीच मौजूद हैं जो कि नेवी टीएस एंट्री में रिकमेंड हुए हैं 33 एसएसबी भोपाल से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन दिव्यांशु, थैंक यू सर। आप यहाँ पर आए, अपना टाइम दिया एंड हमारे साथ कमल सर भी हैं, हमारे एसएसबी मेंटर एंड आज हम इसी जर्नी में बात करेंगे कि इनका सफ़र कैसा रहा। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा दिव्यांशु कि आपने इस चीज़ की शुरुआत कैसे करी एंड आपका अभी तक का सफ़र कैसा रहा। सर अगर शुरुआत की बात करूं तो मैंने जब इस एंट्री के बारे में मुझे जब पता चला तो उस टाइम आर्मी टीएस एंट्री के बारे में मेरे को सबसे पहले पता चला। उस टाइम लास्ट ईयर अगस्त की बात है, तो उस टाइम मेरा एसएसबी शेड्यूल हुआ था। तो उसके पहले मेरे को पता चला इस एंट्री के बारे में, क्योंकि मेरा जो स्टार्टिंग था, मैंने बहुत लेट से थोड़ा पढ़ाई स्टार्ट की, तो मुझे एनडीए के सिर्फ 2 अटेम्प्ट मिल पाए, तो मैं उसको क्लियर नहीं कर पाया। तो मेरा डेडिकेशन तो था कि जाना तो इसी में, फिर मेरे को इस एंट्री के बारे में पता चलता है, तो मैं सोचा कि सर इसको डेडिकेटली प्रिपेयर करते हैं इसके लिए। फिर मैं इतना एक्सपोजर नहीं था इस चीज़ के बारे में कि क्या प्रोसेस होता है एसएसबी का, कैसे क्या करना होता है। तो इसकी प्रिपरेशन के लिए मैंने सोचा कि कोचिंग के लिए जाना चाहिए। फिर मैं इलाहाबाद आया यहाँ पे, मैंने अपना कॉलेज भी चूज़ कर लिया यहाँ पे, और साथ ही साथ सोचा डेडिकेटली प्रिपेयर करता हूँ। सर लास्ट ईयर अगस्त से मैंने इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट किया इलाहाबाद में। अच्छा, बहुत अच्छे। एंड दिव्यांशु, जैसे कि हमें अक्सर पता है कि लोगों को टीएस एंट्री के बारे में इतना नहीं पता होता है। जैसे कि आपने कहा आपको पहले एक्सपोजर नहीं था इस चीज़ के बारे में। वैसे आपके फैमिली से कोई बैकग्राउंड में डिफेंस में रहा है पहले? नो सर, कोई नहीं रहा, आप पहले हैं क्या फैमिली में? सर। तो बहुत ही अच्छी बात है एंड काफी खास मोमेंट रहा होगा जब आपका चेस्ट नंबर कॉल आउट किया गया होगा। सर। क्या आप थोड़ा सा बता सकते हैं हमारे दर्शकों को, बिकॉज कई सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो एनडीए के लिए अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, एनटीएस एंट्री के थ्रू भी जाएंगे अपने एसएसबीज को देने, और जब वो रिकमेंड होंगे तो लाइक कैसा फील होता है जब आपका चेस्ट नंबर कॉल किया जाता है? सबसे पहले तो कॉन्फ्रेंस जब चल रहा होता है तो उस टाइम बहुत प्रेशर सिचुएशन रहता है कि जब अंदर बुलाया जाता है क्या पूछेंगे हमसे, क्या हमें आंसर देना है। तो और जब आप उस चेयर के, जब कॉन्फ्रेंस हॉल के बाहर बैठे रहते हैं तो वो भी एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। उस टाइम आपको पूरा एक आपका टास्क याद आ रहा रहता है कि मैंने कहाँ क्या किया है, क्या गलती हो सकती है, क्या मैंने बेटर किया है, क्या मैं बेटर कर सकता हूँ। फ्लैशबैक आ जाते हैं सामने। हाँ, पूरे वो 5 दिन के पूरे फ्लैशबैक आपके सामने चल रहे होते हैं। मेरे पे तो डिस्कशन थोड़ा लंबा चल गया, 10 मिनट चला था, तो 10 मिनट 1-2 बार फ्लैशबैक पूरे आ गए रिपीट होके। तो फिर अंदर गया तो कॉन्फ्रेंस में उन्होंने 1-2 सवाल पूछे। फिर हमें सबके जब कॉन्फ्रेंस हो गया तो हमें एक हॉल में बैठा दिया, बोला रिजल्ट आएगा। तो जो वो कॉन्फ्रेंस के बाद और रिजल्ट के पहले का फेज होता है ना, वो कुछ अलग ही होता है। उसमें बस सबके चेहरे पे टेंशन रहती है, सब एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन किसी के चेहरे पे गलती से स्माइल नहीं आती है। सब एकदम क्या होगा पूरा सोचते हैं कि क्या हो सकता है। फिर जब हमारे साइक वाली मैम उन्होंने आंसर रिजल्ट सुनाया तो वो आती हैं, तो फिर चेस्ट नंबर कॉल कर, उन्होंने कहा कि मैं जैसे ही चेस्ट नंबर, पहले थोड़ा मोटिवेट करते हैं कि अगर आप नहीं हुए तो कोई बात नहीं, आप फिर से आइए, हम यहाँ पे हैं। थोड़ा उन्होंने 2-4 मिनट मोटिवेट किया। फिर चेस्ट नंबर जब बोलना स्टार्ट किया, उन्होंने कहा मैं चेस्ट नंबर जैसे ही बोलूँगी आप लोग अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ बोलेंगे। मेरे ग्रुप में चेस्ट नंबर मेरा 8 था, तो मेरे पहले बोला गया चेस्ट नंबर 5, फिर बोला गया चेस्ट नंबर 7, फिर मेरा आया चेस्ट नंबर 8। तो मैंने नहीं ध्यान दिया, मुझे लगा आपने चिल था, मैं बैठा था नीचे सोच रहा था कुछ। चेस्ट नंबर 8, फिर मैम ने थोड़ी तेज आवाज, चेस्ट नंबर 8। मैं कहा यस मैम, दिव्यांशु सिंह, 6 मार्च 2006। फिर कहती आर यू नॉट हियरिंग मी? नो मैम, सॉरी मैम, मैंने बोला। फिर कहती है डोंट वरी। फिर उसके बाद अगला चेस्ट नंबर। सर पहले 10 मिनट तक कुछ समझ ही नहीं आया हुआ क्या है ये, कुछ मैं फील लग रहा है जैसे बॉडी एकदम ब्लैंक हो गई है, फील ही नहीं हो रहा है। फीलिंग आ रही होगी ना कि मतलब कुछ सच में हो रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि यार हो गया क्या, मैं सच में लगा कि ये तो सपना सोचता था, इतना लगता था इतना हार्ड है, टफ है। जब उन्होंने चेस्ट नंबर लिया यार, फाइनली यहाँ पहुंच गया मैं फिर सोच रहा यार हो गया यार ये तो। फिर मैं सोचा कैसे जल्दी से फोन मिले फिर कॉल करूं। अच्छा, फिर आपने अपने पेरेंट्स को बताया होगा, इन्फॉर्म किया होगा, उनका क्या रिएक्शन था, हम ये जानना चाहेंगे। सर जैसे रिजल्ट हुआ, फिर जो बच्चे आउट हो गए उनसे पहले उन्होंने बधाई दी, फिर मैंने सबको मोटिवेट किया, गले वाले मिले अपने ग्रुप वालों से, क्योंकि उनके साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी, हमने बहुत इंजॉय किया 5 दिन। तो सबसे गले मिला, फिर सबको कांग्रेस किया, कोई बात नहीं, अगली बार फिर मेहनत कर रहे हैं ना हम लोग साथ में यूनिफॉर्म में कहीं ना कहीं तो मिलेंगे ही। बिल्कुल, आगे चलकर वो भी आपके साथ आएंगे। मैंने कहा भाई मिलना तो है अपने को एकेडमी, चाहे भले तेरा सीनियर बन जाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग जरूर मिलेंगे। फिर जैसे ही फ़ोन मिला, मैंने सबसे पहले पापा को कॉल किया। तो मतलब मेरे जो पापा है ना, जैसे मैंने बताया मेरे फैमिली कोई डिफेंस बैकग्राउंड का नहीं है, तो पापा को उतना इस प्रोसेस के बारे में पता नहीं है। वो बस मैं जो बताता हूँ मेरे पापा समझते हैं, और वो हमेशा मेरे को सपोर्ट करते, कहते ठीक है जैसा होगा मेरे को बताना। तो मैंने पापा को फ़ोन किया, पापा हो गया? तो कहते हैं वो बाहर हो गया। तो मैं कहा नहीं पापा हो गया, सेलेक्ट हो गया। कहते सही में? हम क्या हाँ पापा हो गया। तो वो तुरंत थोड़ा नहीं होता एकदम, जैसे सडनली कुछ होता है कैसे क्या हो गया। कहते हैं
आप क्या करना मतलब उन्हें नहीं पता है कि मेडिकल क्या होता है, कैसे क्या होता है, मेरिट क्या। मैंने कहा पापा हो गया, आप डॉक्यूमेंट्स हो गया, आगे क्या करना जल्दी बताओ, कुछ चाहिए, कुछ पैसे वैसे चाहिए या कुछ टिकट करानी है, कैसे कहाँ जाना है, अब कहाँ एकेडमी अब सीधा जाओगे कैसे। तो वो थोड़ा एकदम पैनिक टाइप के वो हो गए। फिर उन्होंने मम्मी को फ़ोन दिया तो मम्मी ने कुछ बात ही नहीं की, सीधा रोना स्टार्ट कर दी। उनकी फिर आवाज़ ही नहीं आई। हो गया होगा वो, हाँ बहुत आप सभी के लिए। एंड जैसा कि आपने बताया कि आपका लाइक कोई टच नहीं रहा था इस चीज़ से रिलेटेड कि लाइक एनडीए क्या है, और पहले टीएस के बारे में भी नहीं पता था, ना फैमिली से कोई बैकग्राउंड में इस चीज़ में रहा है। तो फिर आपको लाइक कोचिंग वगैरह के बारे में कैसे पता चला कि मुझे कोचिंग के लिए कहाँ जाना चाहिए और कैसे जाना चाहिए? ये चीज़ आपने खुद से सर्च करी, कैसे क्या हुआ फिर इस बारे में बताइए सर। जब मैंने ये एंट्री के बारे में जब ये फॉर्म भर दिया तो मुझे पता था मेरे परसेंटाइल अच्छा खासा है तो कॉल आ जाएगा जी। फिर मैंने सोचा कि जब इतना डेडिकेशन है तो क्यों ना इसको किया जाए एकदम अच्छे से, इसके लिए अपना बेस्ट एफर्ट डाला जाए। तो मुझे चाहिए था मुझे कोई एक्सपोजर मिले, मैं समझ सकूँ ये प्रोसेस क्या है, मेरे को कोई मेंटरशिप की ज़रूरत थी, कोई मुझे बताया कि बेटा तुम ये कर सकते हो, ये गलत है, ये वहाँ इग्नोर करना है, यहाँ अपना ये कर सकते हो। तो उसके लिए मैंने फिर सर्च वर्च करना स्टार्ट किया। तो मेरे एक सर थे, उन्होंने बताया कि मेरा एक स्टूडेंट था, वो इलाहाबाद में एक कोचिंग है मेजर कलसी क्लासेस, तो वहाँ से उन्होंने कोचिंग उसने किया था। तो वो मतलब वो भी अच्छा किया था, उसने फीडबैक उसका सही रहा कि हाँ मैंने रिटर्न की भी तैयारी की थी तो मेरा अच्छा था। तो फिर मैं सोचा यार गो थ्रू करूँ इसके लिए। तो फिर मैंने उस टाइम मेरा काउंसलिंग भी चल रहा था तो मैंने जानबूझकर अपना कॉलेज इलाहाबाद में ले लिया, स्टेट गवर्नमेंट। मैंने सोचा कि कॉलेज भी कर लूँगा और साथ में ये भी मैनेज करता रहूँगा। तो फिर इस तरह मुझे इस एसएसबी के बारे में पता चला तो मैं यहाँ पे आया सर। जैसे कि ना बहुत से लोगों को इस चीज़ के बारे में डाउट होता है कि एसएसबी में जाने से पहले बच्चे को ट्रूली नेचुरल सेल्फ में जाना चाहिए बिना किसी प्रिपरेशन के, या कहीं से मेंटरशिप या गाइडेंस सीख करना चाहिए उन्हें, तो इस बारे में भी थोड़ा बताइए आप। सर इसके लिए तो मैं बेस्ट कहूँगा कि वो कहते हैं ना प्रैक्टिस विद कंसिस्टेंसी, वो बहुत आपको हेल्प करता है। तो वो सर उसने मेरे को भी हेल्प किया क्योंकि मैं लास्ट ईयर लगभग अगस्त से यहीं पे सारे टीचर्स के साथ जुड़ा हुआ था एसएसबी वाले, वो लगातार गाइड करते थे। तो हमारे वहाँ जो एसएसए थे बोर्ड प्रेसिडेंट, उन्होंने खुद कहा कि हमें कोचिंग से कोई दिक्कत नहीं है, आप कोचिंग करके आओ। उन्हें सिंपल लगता है अगर आप डेडिकेटेड हो उस चीज़ के लिए तो आप एफर्ट डालो, और कोचिंग कुछ ऐसा नहीं है कि आप गलत चीज़ है, वो कोचिंग आपको और हेल्प करता है उस एफर्ट्स को उसको एक्सेल करने के लिए कि नहीं अगर आपको आपका सपना पाना है तो आप उसके लिए कोचिंग करो। तो कोचिंग आपको एक जस्ट हेल्प करता है, आपको फीडबैक देता है कि आप कहाँ सही हो कहाँ पे गलत हो। एक अच्छी तैयारी करने में मतलब कोई बुराई नहीं है, आपको अगर गाइडेंस मिल रहा है, अच्छे लोगों से गाइडेंस मिल रहा है, और इवन पता है कोचिंग में आके क्या होता है, आप जब अकेले होते हैं तो आप अकेले प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, अकेले सीख रहे होते हैं, हर चीज़ को खुद एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। लेकिन जब कोचिंग में जाते हैं आप अपने मेंटर से मिलते हैं, वो आपको गलत चीज़ों के लिए डांटते हैं, सिखाते हैं और अच्छे से ट्रेन करते हैं, आप साथ वालों के साथ रहते हैं, कंपटीशन बढ़ता है, वहाँ पर भी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ती है आपस में और काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। यस सर। इसी दौरान हम सर से बात करेंगे अब। सर जैसे कि इन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, उससे पहले मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा, एमकेसी में आपका फेवरेट मेंटर कौन था? सबसे पसंदीदा आपको कौन थे यहाँ पर? सर जैसे आपके साथ तो ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाया, मेरे बाद में तो फेवरेट तो सर कमल सर ही हैं, स्टार्टिंग से उन्हीं के साथ हूँ सर। तो बिल्कुल मैं आपको अभी उन्हीं को हैंड ओवर करूंगा। कमल सर, ऑल योर्स नाउ। वेरी फर्स्ट कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन। थैंक यू सर। दिव्यांशु का जो सक्सेस है वो अचानक से आने वाला सक्सेस नहीं है, इन्होंने लगातार जैसे ये बता रहे थे लास्ट जुलाई से लगे हुए हैं। बहुत सारे लड़के आते हैं कि हाँ यार चलो एक और अटेम्प्ट मिल रहा है, टीएस से डायरेक्ट मिल रहा है, एक बार ट्राई कर लेते हैं। लेकिन एक बार ट्राई करना और बार बार ट्राई करते हुए अपनी गलतियों को सीख के उन पर आगे बढ़ना, दोनों चीज़ में अंतर है। इसने वही सारी काम किए कि उसने पहले ट्राई किया, हाँ मेरे को इस जगह पे कमी है, लगातार कंसिस्टेंटली हम हर एक अटेम्प्ट में एक साथ रहें। लाइक इस कॉन्फ्रेंस में भी इसने फर्स्ट डे सर स्क्रीन इन हो गया, हाँ भाई अभी तू साइकोला थोड़ा सही से देखियो, रिलैक्स होकर एक्शन वैक्शन उसमें लिखना। तो क्योंकि पहले ही हम लोग इतना प्रैक्टिस कर चुके हैं, मुझे पता है इसके प्लस पॉइंट्स क्या हैं, इसके नेगेटिव क्या हैं, तो उस सारी चीज़ों पे हमने वर्क किया था। डे 2 पे भी इसका कॉल आया, डे 3 पे भी कॉल आया, सर GTO मतलब पूरा टच में रहा है आपके ओवरऑल पूरे जर्नी के दौरान पूरे 5 दिन। और इसने मुझे लग रहा है कि फिर लगभग 2-2:30 बजे तुमने कॉल किया था कि दैट आई गॉट रिकमेंडेड, फिर आपने हमको इन्फॉर्म किया था ग्रुप में। बिल्कुल मजा आया। इट वाज क्वाइट ऑब्वियस फॉर मी, लाइक मेरा हाँ तो खुशी तो एक अलग थी, लेकिन इस बार मुझे ये था कि हाँ यार ये कुछ है जो ऑब्वियस थी, होना ही था। जी सर। इसका 2 पिछले बैक टू बैक स्क्रीन आउट हो रहा था, इससे पहला कॉन्फ्रेंस फेस किया और उसके बाद बैक टू बैक स्क्रीन आउट जा रहा था। मेरे को लग रहा था कुछ तो अभी लक का फैक्टर है स्क्रीनिंग में। जो स्क्रीनिंग काफी वेग प्रोसेस है। बिल्कुल सर। अपार्ट फ्रॉम दैट जो और भी स्टूडेंट्स को मैं बताता हूँ कि दैट योर कंसिस्टेंसी मैटर्स द मोस्ट एंड विथ योर डेडिकेशन। अभी मेरे को पता ही नहीं है कि मेरी गलतियाँ कहाँ हैं, कहाँ मैं कमी हूँ, तो उन चीज़ों पे मैं सुधार कैसे कर सकता हूँ। कोई बताने वाला भी तो होना चाहिए साथ में। बताने वाला होना चाहिए। आप बिलीव रखिए अपने
हार्ड वर्क पे, अपने मेंटर्स पे, जिस पे भी आप मानते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई एक पर्टिकुलर एक ही जगह पे आपको अच्छा मिलेगा, जो भी आपका आप एक बिलीफ सिस्टम रखिए कि हाँ भाई इधर से मेरे को अच्छा गाइडेंस मिलेगा, अच्छी सपोर्ट मिलेगी, और ऑनेस्टली उस पर काम कीजिए, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन आएगा। बिल्कुल सर। और लेट्स बी स्पेसिफिक अबाउट द टास्क। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिव्यांशु, टेल अस कि हाउ वाज योर साइक टेस्ट एंड हाउ यू हैव टैकल्ड विद द पिक्चर्स, स्पेशली विद द नेगेटिव वन, द न्यूट्रल वंस, हाउ you had put your actions in that, and how was your WT and how you had improved your WAT with the थोड़ा इंटरव्यू का CIQ जैसा हो गया। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होता है जब सामने से रैपिड फायर क्वेश्चंस आते हैं इंटरव्यू के अंदर। तो बिल्कुल सर ने जैसे पूछा, प्लीज उसके बारे में थोड़ा डिटेल में साइक टेस्ट के बारे में सबसे पहले साइक टेस्ट के बारे में बताता हूँ। सर साइक टेस्ट में मेरी इतनी यहाँ प्रैक्टिस हो गई थी ना, और इतना मेरे को गाइडेंस सर से मिल गया था ना। फीडबैक सबसे मैटर करता है कि आप साइक में क्या कर रहे हो, वो फीडबैक ही आपको बताता है कि आप कहाँ गलत हो कहाँ सही हो। तो साइक टेस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका फीडबैक। तो यहाँ पे सर ने इतनी प्रैक्टिस करा दी थी, और सर ने इतना मेरे को PDF भेज रखे थे कि हाँ दिव्यांशु ये TAT के पिक्चर है, ये WAT के PDF है, इस पर तू काम करना, फिर मेरे को चेक कराना। तो मैं अपने आप पे वर्क करता था वीकेंड्स पे, उस पर पूरा प्रॉपर टेस्ट दिया करता था 2 घंटे को, फिर सर को दिखाता था कि सर ये रहा, आप डोजियर आप चेक करके मेरे को कभी भी फीडबैक दे देना। तो सर रात में मेरे को कॉल करते थे, कहते थे हाँ TAT में कुछ इंप्रूवमेंट आया है, लेकिन अभी भी कुछ एक्शन तुम्हारे कम हो रहे हैं। सर वैट में बता देते कि वैट में तुम थोड़ा और अपना रिलेट करो अपने PIQ से। SRT में सर ने एक सबसे बेस्ट थिंग जो सर की मुझे लगी, उन्होंने जैसे मैं पहले SRT करता था तो उसको मतलब रिलेट नहीं करता था अपने PIQ से, लेकिन इस बार मैंने पूरे SRT को रिलेट किया अपने फैमिली से। जैसे एक सिचुएशन थी कि आपकी जो ग्रैंड मदर है वो बीमार पड़ गई, आपकी मम्मी अवेलेबल नहीं और आपके एग्जाम से कल, तो मैंने उसको रिलेट किया कि मैं अपने सिस्टर की हेल्प ले लूँगा, मैं उन्हें कहूँगा और कुछ ज़्यादा नेसेसरी पड़ेगा तो मैं हेल्प कर दूंगा। तो उसमें मैंने टैकल कर लिया सिचुएशन को अपने PIQ से, क्योंकि मेरी 2 बड़ी बहनें हैं, तो मैंने सबसे हेल्प SRT में मैंने वही किया, पूरे अपने PIQ से कनेक्ट किया। कहीं दोस्तों की ज़रूरत हुई तो सर दोस्तों से मैंने बताया कि मेरे दोस्त हेल्प किए, कहीं फादर मदर की ज़रूरत हुई तो मैंने SRT को PIQ से कनेक्ट किया। और रही बात वैट की, तो वैट में मैंने अपने आप को उससे रिलेट किया। कोई वर्ड आता है फ्रेंडशिप, तो मेरे लाइफ में उसकी क्या इंपॉर्टेंस है मैंने उसको वहाँ लिख दिया। और मैंने हर ऐसा नहीं कि बहुत बच्चे करते हैं कि जो वैट आता है उसमें उस पर्टिकुलर वर्ड को लाते हैं, जैसे कोई वर्ड है विक्ट्री, अब उनके सेंटेंस में विक्ट्री वो लाते ही हैं, तो ये एक तो टाइम कंज्यूमिंग भी है, नेसेसरी होता भी नहीं है, नेसेसरी नहीं है। मैंने मोस्ट ऑफ वर्ड में यही किया कि मैं उससे जो समझता हूँ मैंने डायरेक्ट उसकी मीनिंग लिख दी कि व्हाट इट्स मैटर इन माय लाइफ, तो मैं उसको रिलेट कर दिया तो वैट में। और जैसे कुछ वर्ड्स के मेरे को मीनिंग नहीं पता थे तो मैं वहाँ इसके पहले मैं छोड़ दिया करता था, मुझे नहीं पता था, लेकिन सर ने एक अच्छी बात बताई कि अगर जेन्युइनली तुम्हें उस वर्ड का मीनिंग नहीं पता है, क्योंकि सर कभी कभी होता है कुछ नेगेटिव वर्ड होते हैं और आप उसे छोड़ देते हैं तो वो आपके पर्सनैलिटी पे डेंट डालता है कि इससे कुछ रिलेशन इसका खराब है तभी इसने नहीं लिखा। तो मुझे नहीं पता था तो मैंने लिख दिया मीनिंग नॉट नोन, सिंपल। और TAT में सर मैंने प्रैक्टिस इतनी हो रखी थी, जैसे सर ने एक आइडिया बताया हमें कि आप एक पिक्चर लो, उस पर आप कम से कम 4-5 थीम सोचो, तो वो आपको हेल्प करता है कि आपका आइडिया जनरेट बहुत होता है। तो उसमें लगभग सर मेरे जो टेट में थे 12 पिक्चर्स में थे, एक तो ब्लैंक होता है, तो 11 में से 3-4 पिक्चर ऑलरेडी मैंने कर रखी थी और उसमें मेरे को बेस्ट आइडिया भी पता था कि ये क्या बेस्ट होगा, और जो कि मैंने अपने PIQ से रिलेट करके ही लिखा था। और जो ब्लैंक पिक्चर थी वो आप प्रिपेयर करके गए थे पहले से, सेल्फ प्रिपेयर्ड, या आपने वहीं पे ऑन स्पॉट लिखी थी? यस सर, वो ब्लैंक पिक्चर के लिए मैंने 4-5 थीम अलग अलग, जैसे लाइक स्पोर्ट्स थीम, एक हेल्पिंग नेचर या कोई ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, मेरे PIQ से रिलेटेड मैंने 4-5 ब्लैंक थीम प्रिपेयर करके गया था। मैं सोचा था जो भी थीम आएगा उसको एक कर दूंगा सर। सो एस्पिरेंट्स ये बात ध्यान में देने वाली है, कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो आप घर से और अच्छे से प्रिपेयर पहले से ही करके सर SDT भी, इवन SDT भी, जी बिल्कुल कहा उन्होंने, SDT भी। आगे इसके बारे में और थोड़ा सा बताइए, आपका जो बाकी का साइड का पार्ट था SDT। और सर SDT में सर मैंने 1-2 बार पूरी खुद से प्रैक्टिस कर रखी थी कि टाइम लिमिट में लिखने का 15 मिनट में हमें कंप्लीट करना होता है सर। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगा जो बहुत से बच्चे गलती करते हैं SSG में, कि जब एसेसर ने आपको बोल रखा है कि अगर आपका SDT 15 मिनट के पहले हो जाए तो आपको पेज टर्नओवर नहीं करना है, लेकिन बहुत से बच्चे करते हैं और उन्हें पता नहीं होता। मैंने नोटिस किया था जब हमारा ब्रेक हुआ था 2 मिनट का, तो आगे एक मैम होती है जो साइक कंडक्ट कराती है, पीछे 3-4 एसेसर बैठे होते हैं एकदम पीछे टॉप पे, तो वो देखते रहते हैं कि कौन बच्चा पेज पलट रहा है, कौन रूल्स फॉलो नहीं, वो तुरंत चेस्ट नंबर लिख लेते हैं। तो ये कहीं ना कहीं उनका ओवरऑल परफॉर्मेंस 0 कर देता है कि वो हमारी बात नहीं सुन रहा है, कुछ अनफेयर मीन्स यूज कर रहा है, जब हमने मना किया है कि उस टाइम में आपको सिर्फ वही टास्क करने हैं। तो ये एक चीज मैंने इसमें अवॉइड की है। बात यही है ना कि बच्चे जो है कई बार इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना भूल जाते हैं, और इंस्ट्रक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है हर टास्क से पहले ही, तो ये बात भी ध्यान में रखने वाली है। बिल्कुल। Okay, so let's proceed towards your interview and the most tricky part of the SSB. तो इस बार इंटरव्यू को कैसा टैकल किया और पिछली बार से इस बार क्या अलग था और तुमने सारे क्वेश्चंस को कैसे फेस किए? सर इंटरव्यू में मैं पहले बताता हूँ पिछले बार मैंने गलतियाँ कहाँ की थी। जैसे फर्स्ट टाइम फ्रेशर था तो वहाँ पे थोड़ा नर्वस सिचुएशन हो जाता है, पहले मुझे पता नहीं था। तो इंटरव्यू का बेसिक सा एक फंडा पे चलता है कि जो इंटरव्यूअर होता है ना आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी चेक करता है
बीच बीच में वो आपको प्रेशर बहुत देता है, वो चेक करता है कि ये प्रेशर हैंडल कर पा रहा है कि नहीं। तो उसने वही किया, तो मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं कर पा रहा था, मैं थोड़ा फंबल हो जा रहा था, नर्वस हो गया था, मेरे फेस से पता चल रहा था। लेकिन इस बार मैंने उसको ओवरकम किया, मैं काम एंड कंपोज था, मैं कहा जो पूछेगा आई विल आंसर अकॉर्डिंग टू दैट। तो सिंपली उसको आंसर कर रहा था। उसने CIQ पूछे, अबाउट माई फैमिली पूछा, अबाउट माई फ्रेंड्स पूछा। तो जैसे मैंने प्रैक्टिस बहुत मेरी हो रखी थी, मॉक इंटरव्यू यहाँ मैंने कोचिंग में दे रखे थे, तो मुझे पता था कि अगर वो मेरे से 2 मेरी वीकनेसेस पूछेगा तो मैं क्या बताऊंगा, और उसको मैं कैसे ओवरकम कर रहा हूँ ये कैसे बताऊंगा, और अगर मेरे से 2 स्ट्रेंथ पूछेगा मैं क्या बताऊंगा, मेरे दोस्तों के बारे में वो क्या पूछ सकते हैं। तो मैंने सर उसके अकॉर्डिंग उनको आंसर दिए, मेरे को पता था ये क्या क्या पूछ सकते हैं। तो एक ओवरऑल मेरे को आंसर प्रिपेयर करने में वहाँ पे बहुत हेल्प हुई। और वो अभिषेक सर इससे इस वाले SSB से पहले लगभग इसका 4 से 5 बार मॉक हो चुका था, और हर बार कुछ नए क्वेश्चंस हम लेके आते थे और हर बार इसको ग्रिल उन चीज़ों पे बेसिकली हम लोग इंटरव्यू के बाद बैठ के डिस्कस करते हैं इसका और बेहतर जवाब क्या हो सकता है, ये पहले अपने ग्रुप में डिस्कस करें एंड एट लास्ट फिर वो मेरे सामने डिस्कस करें। तो इन सारी चीज़ों से आपको आंसर फ्रेम करना, आई एम नॉट सेइंग कि दैट इसने मेरे आंसर्स को कॉपी की, कोई आंसर तो हो ही नहीं सकता, ओरिजिनल होगा इसका, ओरिजिनल होगा। बट मैं ये देख रहा था कि इस आंसर पे इसका क्रॉस अगर आएगा तो कितना इसको ये टैकल कर पाएगा। बेसिकली आंसर फर्स्ट क्वेश्चन पे देना आसान है, जो उसका क्रॉस आता है उस पे आंसर देना मतलब जो ग्रिलिंग होती है वो काफी हार्ड पड़ जाती है बच्चों के लिए, वो टैकल करनी आनी चाहिए। बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं। यस सर। तो इंटरव्यू में सर कुछ ऐसा ही रहा, उसने मेरे कई बार प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की, लेकिन मेरे फेस पे कंटिन्यूसली स्माइल थी। तो 40 मिनट इंटरव्यू चला, फुल टाइम मैं एंजॉय किया इंटरव्यू, और एक फेस पे स्माइल जरूरी होती है। बहुत सारे एस्पिरेंट क्या करते हैं, उनके में चेहरे से दिख जाता है कि वो टेंस है या स्ट्रेस ले रहे हैं, तो वो लिख देता है कि ओवर स्ट्रेस कैंडिडेट, या समझ जाता है फेशियल से। तो ट्राई टू बी काम एंड कंपोज एंड गिव योर नेचुरल आंसर व्हाट यू हैव डन इन योर लाइफ। सो दिस इज द बेस्ट बेसिक फंडा ऑफ हाउ टू क्लियर एन इंटरव्यू सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही है दिव्यांशु ने, और काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा बाकी बच्चों को यहाँ पर। दिव्यांशु, यहाँ पे एक बात और मैं पूछना चाहूँगा कि जब आपका जो पूरा स्टेज रहा, आपने स्क्रीन आउट्स भी देखे, फिर आपने कॉन्फ्रेंस आउट्स, और फिर फाइनली आज आप रिकमेंडेड हैं, लेकिन इस जर्नी में कई बार आपको लो फील हुआ होगा, है ना? तो जब भी आपको स्टे मोटिवेटेड रहने के लिए कहा जाता है, लेकिन रहना इतना आसान नहीं होता है, तो आपने कैसे वो चीज़ मैनेज करी? स्ट्रेस हैंडल कैसे किया, प्रेशर कैसे मैनेज किया, कैसे ये सब आपने टैकल किया फिर पूरा? तो सर बेसिकली ये तो सबके लाइफ में फेज आते हैं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं सर। इसको हैंडल करने के लिए बेस्ट है आपके पास अच्छे फैमिली हो, बहुत अच्छे दोस्त हो, और मेंटर का भी बहुत रोल होता है। जैसे मेरे हर फेलियर के बाद मैं सर को कॉल करता हूँ, तो मैं कहा सर इस कॉन्फ्रेंस आउट हो गया। सर का पहला रिएक्शन कोई बात नहीं, आगे अटेम्प्ट है, फिर से मेहनत करेंगे, जल्दी से आओ, लग जाते हैं। स्क्रीन आउट होने के बाद भी कहा अरे कोई बात नहीं, होता है, अभी अटेम्प्ट है ना, इसमें मेहनत करना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपका सराउंडिंग कैसा है, वो आपको मोटिवेट करते हैं कि नहीं। यानी कि हर अर्जुन को सर एक द्रोणाचार्य की जरूरत जरूर पड़ती है, और बहुत ही वो बहुत हेल्प करता है। और वही कंसिस्टेंसी तो आपको चाहिए ही चाहिए। आप भले फेलियर हो, लेकिन आप उसको टैकल करने के लिए आप कंसिस्टेंट रहो, वो फेलियर एक ना एक दिन आपको विनर बना के ही रहेगा। तो सिंपल सा फंडा है सर इसके लिए। मेरा एक मैसेज और है आपसे कि आप वो मैसेज प्रोवाइड करें उन बच्चों को जो आपको आज देख रहे हैं, जो नेवी TS से जाएंगे, आर्मी TS को टैकल करेंगे और साथ में NDA रिटर्न भी देंगे। तो कैसे वो पढ़ें, तैयारी कैसी रखें, कब से तैयारी करना शुरू कर दें? SSB के लिए एग्जाम क्लियर करने का होने का वेट करें या साथ में ही तैयारी शुरू कर दें, कैसे करें इसको? सर बेसिकली जो मेरी एंट्री थी वो JEE के थ्रू होती है, तो उसके लिए बेसिक है कि आपको JEE में ठीक ठाक डिसेंट सा परसेंटाइल चाहिए, मींस 85 प्लस आपको रहना ही है। अच्छा, इस बार कितना उसका कट ऑफ गया था परसेंटाइल के मामले में? सर इस बार नेवी टेक का कट ऑफ अराउंड 3 लाख गया था, मींस अराउंड 82 और 81 परसेंटाइल। ओके। तो पहले तो आप JEE के लिए अच्छे से प्रिपेयर करो, आपको अपना बेसिक्स क्लियर करना होगा कि हाँ मुझे एक टारगेट आप 90 का बना के रखो, क्योंकि आप 90 का बना के रखोगे तो सर इसका कट ऑफ डिफर करता है। जैसे पहले अटेम्प्ट में 1,78,000 चला गया था, लेकिन सेकंड वाले में इन्होंने 3 लाख कर दिया। तो ये अप डाउन करते रहते हैं, तो आप अगर आप 90 का लेके चलोगे तो वो सेफ स्कोर रहेगा आपके लिए। तो आप उसके लिए प्रॉपर गाइडेंस लोगे कैसे मुझे JEE का एग्जाम करना है। फिर रही बात SSB की, तो अगर आपका अच्छा परसेंटाइल आ गया तो आप वेट मत करो रिजल्ट का कि मेरे को कब कॉल अप आए, वहाँ से आप लग जाओ तैयारी में। उसके लिए अगर आपको एक्सपोजर नहीं है तो आप एक प्रॉपर कोचिंग लो, एक गाइडेंस लो, एक सीनियर से, या जो रिकमेंडेड है, या आप जो लगता है ये अच्छा कोचिंग है जहाँ SSB के मेंटर बहुत अच्छे हैं, जैसे मैंने यहाँ से लिया तो यहाँ मुझे बहुत हेल्प हुई। तो बेसिकली यही चीज़ें हैं जो आपको हेल्प करेंगी ओवरऑल। मैसेज में एक यही देना चाहूँगा कि अगर आप उस चीज़ के लिए डेडिकेटेड हो तो भले आपको फेलियर हो चाहे आपको कुछ भी हो, आप कंटिन्यूसली लगे रहना, चाहे वो आज एक दिन में हो, चाहे 10 दिन हो, चाहे कुछ साल बाद हो। वो अगर आप डेडिकेटेड हो तो वैसे से कोई पता रहता है कि कितना डेडिकेटेड है, वो समझ जाता है कि ये फेलियर से होके आ रहा है लेकिन इसका मोरल नहीं डाउन हुआ है, तो वो आपको चेक कर लेगा, वो समझ जाएगी कि नहीं अगर मैं इसको लेके रहूँगा। क्योंकि मेरे लिए मेरे जो GTO सर थे वो मेरे से बहुत इम्प्रेस थे। जैसे वो मेरे से बहुत, उनका इंटरेक्शन बहुत अच्छा चला था, जो कमांड टास्क के पहले होते हैं ना, तो ही आस्क मी अबाउट ओके टेल मी अबाउट योर फैमिली,
So I was little stressed, so I mistakenly say, sir, I have one father and one mother. तो ही लाफ, मतलब वो बहुत जोर से हंसे, कहता यू हैव मोर फादर मदर, सॉरी सर, माय फादर मदर एंड 2 एल्डर सिस्टर। बेसिकली मैं 2 एल्डर सिस्टर बोलना चाह रहा था, तो वो आगे फादर मदर में भी नंबर लग गया, तो वो जोर से हंसने लगे, डोंट वरी फोकस ऑन योर टास्क। तो फिर वो वहाँ हो गया। और जैसे मेरा कॉन्फ्रेंस हुआ तो मेरा रिजल्ट आ गया, तो वो जैसे बाहर जैसे होता है ना, ऑफिसर बाहर निकल रहे होते हैं, तो मेरे GTO सर वहाँ खड़े थे, तो उन्होंने मेरे से हाथ मिलाया, कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेसन चैम्प, यू हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। उन्होंने मेरा कांग्रेस किया अलग से मिल गया, मैं थैंक यू सर। आपको और मोरल बूस्ट हो गया होगा उस चीज को। मुझे लगा कि मेरे लिए जो डिस्कशन चल रहा था, GTO सर मेरे लिए पॉइंट रख रहे हो कि नहीं सर, ये बंदा अच्छा है। सर यहाँ पर मैं एक चीज के बारे में और बात करना चाहूंगा कि जो हमारे डायरेक्टर सर हैं, सौरभ सर, उनका जो एक कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल जो एक तरीके से मतलब लाइक इतने कम रेट में जो एक 100% यानी कि 100% सक्सेस की जो बात वो करते हैं कि बच्चा जब हमारे पास पढ़ने आए, बिकॉज सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही होता है सारी चीज़ों का, आपका NDA का भी पार्ट, और फिर लेवल तैयारी इस तरीके से करवाते हैं वो NDA की, ताकि बच्चे का बोर्ड्स भी इजीली निकल जाए और उसका साथ में JEE भी निकले, एंड आगे चलकर अच्छा कॉलेज लेने के लिए वो CUET एग्जाम में भी बैठे। यानी कि ये जो तरीका, ये जो प्लान है, मतलब 100% सक्सेस रेशियो इस चीज़ से हर बच्चे को मिलेगा। चाहे वो जैसे इनके पास अगर NDA के अटेम्प्ट्स थे तो उसके साथ में इनके पास TES भी था, बिकॉज परसेंटाइल इतने अच्छे हैं कि वो TES में जा पा रहे हैं। मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चे को भी ना करियर पर्सपेक्टिव के हिसाब से और दिशाओं में देखना चाहिए, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव सोचना चाहिए, तब बात बनती है सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपने सही बोला, बिकॉज बहुत सारे अटेम्प्ट्स, बहुत सारे लड़कों को ये नहीं पता होता कि मैं TS एंट्री से भी जा सकता हूँ। हाँ जी। और एट द सेम टाइम आपको बैकअप लेके चलना पड़ेगा। CUET विल बी योर बैकअप so that you can have a better college आगे के लिए opportunities in the further future, क्योंकि लक कोई एक चीज़ है जो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, तो फिर भी बैकअप लेके चलिए, ये प्लान काफ़ी अच्छा है। ऊपर से जो ये लगातार मेंटरशिप का और काफ़ी लंबे समय तक हम एक दूसरे से जुड़े रहें, तो वो हेल्प करता है हमें समझने में उस कैंडिडेट को, और वो हर एक बारीकी को जानने में कि इधर किधर प्रॉब्लम है इस केस में, कैसे उसको डील किया जा सकता है। बिल्कुल सर। सो विशिंग यू अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस दिव्यांशु। आई होप कि इसी तरीके से तुम और भी आगे सक्सेसफुल होते रहो, हम तुम्हारे POP में आए और उसके बाद फिर तुम्हारे साथ इंटरव्यू लेके बैठ रहे हो। ओके ओके, देन सी यू अगेन सून इन द ड्रेस, आई थिंक। ओके श्योर सर। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड, एंड सी यू ऑल अगेन, टिल देन हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। जय हिंद।